हेलो दोस्तों, मैं रोहित रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। आगामी आने वाले परीक्षा जैसे जो वीडियो का परीक्षा होने वाला है और फिर जो हमारा फॉर्म आने वाला है जो समीक्षा अधिकारी आरओ का है, और फिर अगले साल जो भी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी अभी से करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं आपके साथ। और फिर बने रहिए हमारे साथ और एक एक टॉपिक पे ज्योग्राफी है और जो हिस्ट्री है और फिर आने वाले बैच जो पॉलिटी और हिंदी के भी चलेंगे, तो उसमें आप हमारे साथ बने रहिए और निरंतर अपने अध्ययन को जारी रखिए। तो फिर अभी जो हम ज्योग्राफी का सेशन चालू किए उसमें 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है जो समुद्र विज्ञान से संबंधित होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो यूपीएससी के मेंस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, तो इसी से अंदाजा लगाइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। भौतिक भूगोल का ये सेशन होगा जिसमें समुद्र विज्ञान हम देख रहे थे। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी जो हमारे 5 महासागर हैं, प्रशांत, अंटार्कटिक, अटलांटिक, आर्कटिक और हमारा हिंद महासागर, इनके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी लिए थे। एक एक चीज पे उस पर विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने किया था। उस वीडियो को आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो उसके आगे समुद्र विज्ञान में हम समुद्र का क्षेत्रीकरण और मंडलीकरण पढ़ेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक होगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपना टॉपिक देखते हैं जो कि है समुद्र का क्षेत्रीकरण या मंडलीकरण। ठीक, इंग्लिश में बोल सकते हैं जोनिंग ऑफ द ओशन। क्या? जोनिंग ऑफ द ओशन। ठीक, तो अब समुद्र का क्षेत्रीकरण का मतलब समझिए आप, जो समुद्र के जल का जो तल होता है और जल के पूरी गहराई तक उसको कितने भागों में बांटा गया है, और साथ ही साथ जो स्थल जिससे समुद्र, अब आप मान लीजिए एक बाउल है, बाउल समझ लीजिए, कटोरा, इसमें जल भरा है पूरी तरह से, समझ लीजिए समुद्र है। एक एग्जाम्पल है, उस चीज को आप समझिए। तो ये तो हो गया आपका जल का स्तर, ये कितने स्तरों पे बटा होगा। ठीक, और एक जो है इसके नीचे भी तो स्थल खंड होते हैं ना, तो ये जो स्तर है वो कितने खंडों में विभाजित है, इन दोनों की बात और इन दोनों का क्षेत्रीकरण हम पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, समुद्र का क्षेत्रीकरण किन किन बेस पे करते हैं उसे हम देखेंगे, किस आधार पर किया जाता है। तो जो समुद्र का क्षेत्रीकरण है मुख्य रूप से 2 स्तर पे करते हैं। एक तो सूर्य की प्रवेश्यता के आधार पर, और दूसरा जो जैव पारिस्थितिक विभाजन, जो समुद्र का जैव पारिस्थितिक विभाजन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे सूर्य के प्रकाश की प्रवेश्यता के आधार पर। ठीक, सूर्य के प्रवेश्यता के आधार पर कितने क्षेत्रों में, कितने मंडलों में समुद्र को बांटा गया है। ठीक, आप लोगों के एरिया में जहां भी रहते हो, गांव या शहर कहीं भी, आप लोगों ने नदी या पोखरे में नहाया होगा पहले, या अभी भी देखा होगा, कभी स्विमिंग किया होगा कहीं भी, स्विमिंग पूल में या कहीं भी। तो आपने ये जरूर देखा होगा कि अगर स्विमिंग कोई करता है तो कुछ नीचे तक जब डुबकी लगाते हैं तो लगता है कि हाँ वहाँ उजाला है, प्रकाश है। फिर अगर थोड़ा सा अंदर ज्यादा गहराई तक जो लोग देखते हैं तो थोड़ा धुंधला धुंधला प्रतीत होता है। तो उसी बेस को क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है जल में कितनी गहराई तक जा रहा है, उसके आधार पर हम समुद्र के जल का क्षेत्रीकरण और वर्गीकरण करेंगे। तो
जो सूर्य का प्रकाश है उसके आधार पर हम, आप मान लीजिए ये हो गया, एक चार्ट बनाते हैं फिर देखते हैं। ये हो गया आपका कहीं भी समुद्र का तल समझ लीजिए, ठीक, तल, तल से आते हुए फिर समुद्र अचानक गहरा होता है, ऐसे गहराई आती है, गहराई आते हुए फिर उभार आता है, फिर एक ऐसा बिंदु आता है जो समुद्र का गहरा बिंदु होता है, ठीक, और एक स्थान आते आते ये समतल हो जाता है, ये जो स्थल खंड, ठीक, और ये हो गया ये समुद्र, ठीक। ये समुद्र के नीचे की बात बता रहा है, ये आपका समुद्र का तल हुआ, यहाँ से धीरे 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 गहराई बढ़ी, अचानक गहराई बढ़ती है, और फिर ये समुद्र के नीचे का सबसे, जिसे आप गर्त या खाई वगैरह बोलते हैं, ये स्थान होता है। उसके बाद एक आते आते समतल, ठीक। तो फिर ये हो गया समुद्र का, ठीक। तो अब सूर्य है, मान लीजिए, एक मिनट, ये सूर्य भगवान है हमारे, ठीक। इनके किरण कहाँ तक आ रही हैं इसकी बात करेंगे, ठीक। तो ये जो हुआ आपका ये सी लेवल, ठीक, समुद्र तल से 200 मीटर तक, कितना, 200 मीटर, 200 मीटर की गहराई तक जो सूर्य का प्रकाश है पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करता है, ठीक। 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से प्रवेश करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटिक जोन, फोटिक जोन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशित मंडल, यहां लिखते हैं, ठीक, प्रकाशित मंडल। प्रकाशित मंडल कितना, समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक, ठीक, जहां सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से आता है, ठीक। तो यहाँ इसकी प्रकाशित मंडल की विशेषता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से प्रत्यक्ष आ रहा है यहाँ, तो जो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पूरी अच्छी तरह से होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो यहाँ जो समुद्र में जो हमारे एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, जो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, लाल एल्गी, भूरे एल्गी, बहुत सारे जो भी एल्गी कितनी तरह के होते हैं, वो सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यहाँ पे उनकी बहुतायत में पाए जाएंगे, अधिकता होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफी अच्छे से हो रही है। तो अगर एल्गी हैं जो हम उत्पादक वर्ग होते हैं, ये उत्पादक वर्ग ही तो होंगे, तो उन पे आश्रित कौन होंगे, उन पे आश्रित शाकाहारी होंगे, और शाकाहारी को खाने के लिए मांसाहारी होंगे। तो इस तरह से जो ये 200 मीटर का एरिया है, गहराई है समुद्र का, यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। कहने का मतलब यही 200 मीटर की गहराई तक समुद्र का सबसे ज्यादा जैव विविधता का स्थान होता है, ठीक। मतलब 99% जैव विविधता इसी प्रकाशित मंडल में पाई जाती है। कितनी, 99% जैव विविधता प्रकाशित मंडल में पाई जाती है। 2019 के यूपीएससी के पेपर में पूछा भी गया है प्रकाशित मंडल के बारे में, ठीक। तो ये हो गया आपका फोटिक जोन। अब बात करेंगे जो 200 मीटर से 1000 मीटर तक है, ठीक, 1000 मीटर तक, जहां सूर्य का प्रकाश धुंधला रूप से, पूरी तरह से तो नहीं आ रहा है, धुंधला रूप से आता है, ठीक। मतलब जो जल के कण होते हैं उस पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, आप देखेंगे जल के कण पे, तो बिखेरता है, क्या है, प्रकीर्णित करता है, ठीक। ये गुण होता है, आप देखना प्रकाश का,
तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, मतलब बिखरता है प्रकाश। तो उसी तरह से यहाँ से बिखर के प्रकाश इस मंडल में आता है, तो यहाँ धुंधला धुंधला रहता है, यहाँ धुंधला प्रकाश रहता है। यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से रहेंगे और यहाँ धुंधला प्रकाश रहता है। विसरित होके प्रकाश यहाँ तक आता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डायस्फोटिक जोन। ठीक, डायस्फोटिक जोन। ठीक, डायस्फोटिक जोन को हिंदी में क्या बोलेंगे, विसरण मंडल। ठीक, तो दूसरा क्या हो गया, विसरण मंडल। विसरण मंडल, इसकी क्या विशेषता है, इसकी ये विशेषता है कि 99% जैव विविधता तो फोटिक जोन में आप आ गया, और उसके बाद 1000 मीटर की गहराई तक, जो कि 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक है, इसमें समुद्र का केवल 1% जैव विविधता पाया जाता है। ठीक, 1% जैव विविधता इस विसरण मंडल में पाई जाती है। ठीक, ये हो गया डायस्फोटिक जोन। और उसके बाद जो 1000 मीटर से नीचे के जो है गहराई, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, एफोटिक जोन। एफोटिक जोन, एफोटिक जोन को हिंदी में बोलेंगे अप्रकाशित मंडल। क्या, अप्रकाशित मंडल। अप्रकाशित मंडल, अब इसकी क्या विशेषता है, ये भी अप्रकाशित मंडल भी यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है मेंस में, कि जो समुद्र का सागरी जैव मरुभूमि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, यही हमारा अप्रकाशित मंडल है, जिसे सागरी जैव मरुभूमि कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, यहाँ धुंधला प्रकाश पहुंचता है, लेकिन 1000 मीटर के नीचे की जो गहराई होती है वहाँ प्रकाश पूर्णतः अनुपस्थित होता है, पूरी तरह से अंधकार होता है, इसीलिए इसे अंधकार मंडल भी कहते हैं। क्या, अंधकार मंडल। तो अंधकार मंडल है, तो यहाँ क्या पाया जाता है, अंधकार मंडल है, यहाँ पर बहुत सूक्ष्म जो रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं, बहुत सूक्ष्म मात्रा में यहाँ अप्रकाशित मंडल में पाए जाते हैं। हाँ, कहीं कहीं जो ऐसा एरिया होता है जहाँ भूताप निकलता है, समझ लीजिए जो समुद्र में जो ज्वालामुखी उद्गार वगैरह होता है, जहाँ से जो स्थल होता है, मान लीजिए यहाँ, तो वहाँ पर ये नीचे ही तो होगा, तो वहाँ पर ये जो सूक्ष्म रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वहाँ इनकी प्रचुरता पाई जाएगी। ठीक, और नहीं तो अन्य जो अंधकार मंडल में स्थान है वहाँ पर बहुत ही विरल मात्रा में जो रसायन संश्लेषी जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक, और इसे ही अंधकार मंडल को, अप्रकाशित मंडल को सागरीय जैव मरुभूमि कहा गया। ठीक, सागरी मरुभूमि लिख दीजिए। ठीक, मतलब सागरी मरुस्थल किसे कहते हैं, अप्रकाशित मंडल को, एफोटिक जोन को। ठीक, ये तो ये हो गया आपका समुद्र का क्षेत्रीकरण, किसके आधार पर, सूर्य के प्रवेश्यता के आधार पर। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम कि समुद्र का क्षेत्रीकरण जो जैव पारिस्थितिक के आधार पर होता है वो किस प्रकार से होता है, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसे आप आगे के वीडियो में देखें। तो आज इसे समझें और अच्छे से पढ़ें, और वीडियो को 1-2 बार देख के समझ के पूरी तरह से इस टॉपिक को आप तैयार कीजिए। तो अब इसके आगे का क्षेत्रीकरण किस आधार पर होगा, जैव पारिस्थितिक आधार पर। ठीक, तो अब देखते हैं अगले वीडियो में उसे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, जैव पारिस्थितिक विभाजन को देखते हैं। नमस्कार।